हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी लक्ष्मी मेघवाल। हम पढ़ेंगे क्लास 10th के ये चैप्टर्स जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा है अम्ल क्षारक व लवण, तीसरा है धातु एवं अधातु, चौथा है कार्बन एवं उसके यौगिक, पांचवा है जैव प्रक्रम, छठा है नियंत्रण एवं समन्वय, सातवां है जीव जनन कैसे करते हैं, आठवां है आनुवांशिकता, नौवां है प्रकाश एवं परावर्तन एवं अपवर्तन, मानव नेत्र तथा 10वां है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, 11वां है विद्युत, 12वां है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और 13वां है हमारा पर्यावरण। ये सारे चैप्टर्स हमारे 10th की बुक में हैं और इसे हम एनसीईआरटी के माध्यम से ही पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके अंदर अधिकतर समीकरणें पूछी जाती है। समीकरण दे देगा, उत्पाद पूछ लेगा कि एक्स बताइए क्या है इसमें, या फिर इसमें पूछेगा कि संतुलित समीकरण क्या होती है, या फिर उसको किस तरह से संतुलित किया जाता है। यह आप चित्र देख रहे हो, एक मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। मतलब ये चित्र आया हुआ है PYQ के अंदर, पुराने पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें इतना सा है कि मैग्नीशियम रिबन को हम जब गर्म करते हैं तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि हम इस चित्र में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण को किस तरह से लिखा जाता है, और फिर संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। तो इसके अंदर सबसे पहले दिया हुआ है कि रासायनिक समीकरण, तो जो समीकरण मतलब वो समीकरण होती है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उससे क्या किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में जब परिवर्तित हो जाएगा तो अभिक्रिया यही क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण। जिस तरह से हम लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कि ये दोनों जब इस साइड लिखे जा रहे हैं, यानी कि जब लेफ्ट साइड में लिखा जाता है तो वो होता है अभिकारक या फिर क्रियाकारक, और जो राइट साइड में लिखा जाता है वो होता है उत्पाद। ठीक है, तो यानी कि जब अभिकारक रिएक्शन करेंगे, जब अभिकारक अभिक्रिया करेंगे तब उसके क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक उत्पाद है। ठीक है, मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जो रासायनिक होते हैं, इन्हें अभिकारक कहते हैं। ये चीज़ आगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो दोनों थे, ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। ठीक है, और अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो लेफ्ट में लिखे हुए हैं वो सारे क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, और तीर के जो राइट में होते हैं वो सारे क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो रासायनिक समीकरण को इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अभिकारक के बीच में जो होता है, हम क्या लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अभिकारकों के बीच में क्या लगाया दिखा हमें, प्लस का चिन्ह लगा हुआ दिखेगा। बाईं तरफ लिखते हैं, अभी यही चीज़ आ गई है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच में भी हम क्या लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और उन्हें किस तरफ लिखते हैं, दाईं तरफ या राइट साइड लिखते हैं। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, ये पता है हमें। जब इस तरह से एरो लगाया जाता है तो उत्पाद की तरफ क्या मिलेगा, हमें तीर का मुंह मिलेगा। ठीक है, अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाएगा। रासायनिक समीकरण किस तरह से लिखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखना वो सिंपल है। वही चीज़ें हम अभिकारक इधर साइड लिखेंगे जो दायां साइड होगा, और उत्पाद हम इस तरफ लिखेंगे जो राइट साइड होगा। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, यानी कि क्या महत्व है, क्यों इसको लिखा जाता है, क्या इसका कारण है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का, न तो ये 9वीं क्लास में पढ़ा होगा कि न तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को
उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसको नष्ट किया जा सकता है, तो न ही उसका विनाश किया जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों को कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं, यानी कि जो अभिकारक के कुल द्रव्यमान है उत्पाद का भी वही द्रव्यमान होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है। ये याद रखना। इसे कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, यानी कि उन दोनों को समान, यानी कि उनके तत्वों की संख्या को हमें क्या करना होता है, समान करना होता है दोनों तरफ। रासायनिक समीकरण आइए हम देखते हैं क्या देखते हैं कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जो जिंक यानी कि Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, तो इन जब दोनों की रिएक्शंस करवाई जाएगी, इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो ZnSO4 प्लस H2 बनेगा, यानी कि जब ये रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, ये एक हमारी क्या है, रासायनिक समीकरण है। मतलब दो अभिकारक मिलके जब अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद का निर्माण होता है, और उत्पाद के निर्माण के साथ वो कौन सी गैस वो छोड़ते हैं या कौन सी गैस वो निष्कासित करते हैं, या फिर किस तरह से हम अभिक्रिया लिखते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि मान लो हमें कोई अभिक्रिया दे दी, ये वाली अभिक्रिया दे दी, ये एक रासायनिक समय को संतुलित करने से पहले, मतलब संतुलित करने से पहले हमें कोई रिएक्शंस दे दी, अब उसको क्या करना है, हमें संतुलित करना है। जैसे कि Fe प्लस H2O, Fe3OHO4 प्लस H2, इस तरह से हमें दे दिया गया है कि ये है Fe प्लस H2O, तो तीर के साइड बनेगा Fe3O4 प्लस H2। अब ये तो हमें दे दिया है, पर अब इसको देखेंगे कि इसमें दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान है कि नहीं है। तो पहला देखते हैं आयरन, इधर आयरन दिया हुआ है तो इधर आयरन की संख्या कितनी है, 1 है, और इधर देखेंगे तो आयरन की संख्या कितनी है, 3 है। फिर हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या किधर कितनी है, 2 है, इधर भी 2 है। इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या 4 है, यानी कि ये समीकरण संतुलन में नहीं है, तो इसे हम संतुलित करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या कर लिया, पहला चरण, ये स्टेप बाय स्टेप सिर्फ समझने के लिए हम वहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि रासायनिक समीकरण में सबसे पहले हमने क्या कर लिया है, बॉक्स में कैद कर लिया, ताकि हमें पता रहे कि हमें इन अभिकारकों और उत्पादों को संतुलित करना है और कितने उत्पाद और कितने अभिकारक है। देखो सबसे पहले फिर दूसरा चरण आएगा, तो दूसरे चरण में हम लिखेंगे ये सारे के सारे तत्व के राइट साइड में कितने हैं और लेफ्ट साइड में कितने हैं। इन तत्वों को हमने क्या कर लिया, नोट कर लिया कि भाई आयरन इधर लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में 3 है, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 2 है, और ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में 4 है। तो हमने इस तरह से सारणी बना ली, क्योंकि हमने तत्वों को पहले लिख लिया। उसके बाद हम तीसरे चरण पे आएंगे, तो हमें सबसे पहले वो यौगिक चुनना है जिसका सूत्र सबसे बड़ा हो। आसान भाषा में ये समझ लो कि जिसका सूत्र सबसे बड़ा है, हमें वो यौगिक चुनना है। उसके अंदर फिर सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन। क्या देखेंगे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखेंगे तो हमें इधर देखना है कि इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ऑक्सीजन है, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को संतुलित करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि H2O में ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। ये 1 बता रहा है कि इसके अंदर ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, और उत्पादों में ये बाहर का जो 4 नंबर है ये बता रहा है कि इसके अंदर 4 ऑक्सीजन के अणु हैं। ठीक है, जब इनको हम संतुलित करेंगे, जब इधर 4 है तो हमें इधर भी 4 करना पड़ेगा। तो हम इधर 4 करने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर और इधर दोनों तरफ हमें क्या करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित करना पड़ेगा। देखो इस तरह से हम ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित करते हैं। ठीक है, अब जब जिस जगह पर हमने ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित किया है, हम उसी के आगे वो अंकों को लिखेंगे। तो देखो आयरन लिख दिया प्लस 4H2O, क्योंकि हमने इस साइड पे उत्पादों की तरफ नहीं, हमें अभिकारकों की तरफ संतुलित किया है, तो हम अभिकारकों की तरफ ही उस अंक को लिखेंगे। तो ये H2O
उसके आगे हमें क्या लिखना है 4 और Fe3O4 प्लस H2। इस तरह से हो गई हमारा ऑक्सीजन संतुलित। देखते हैं ऑक्सीजन संतुलित हुई है कि नहीं हुई है। आयरन इधर 1 है, इधर 3 है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन 4 2 जा 8, ये मल्टीप्लाई में होते हैं। जब कोई भी संख्या आगे दी रखी हो तो उस अणुओं से उसकी संख्या को मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि 4 2 जा 8। हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, तो इधर भी ऑक्सीजन कितनी हो गई है। ये जो नंबर होता है ये हाइड्रोजन का भी है और ये ऑक्सीजन का भी है। याद रहे ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी कि ऑक्सीजन कितने इधर 4 है और इधर भी कितने हैं 4 है। तो हमने ऑक्सीजन को क्या कर लिया है संतुलित कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमें फिर देखना है हाइड्रोजन की संख्या। मतलब सबसे पहले हमने बड़ा तत्व यौगिक में बड़ा सूत्र लिया है, उस सूत्र के बाद हमें ऑक्सीजन देखना है, ऑक्सीजन को संतुलित करना है। जब ऑक्सीजन संतुलित हो जाए उसके बाद हमें क्या संतुलित करना है हाइड्रोजन को संतुलित करना है। स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है, ठीक है। हम करेंगे अब हाइड्रोजन को संतुलित। तो देखिए हाइड्रोजन इधर देखते हैं हम, तो कितने हो गए 8 हाइड्रोजन हो गए। अभी मैंने बताया था 8 हाइड्रोजन हो गए, तो ये संख्या हमने लिख दिया हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या लिख दी। इधर हम देखते हैं इधर तो 2 ही हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हमें इधर साइड यानी कि उत्पादों के साइड क्या करना पड़ेगा ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को संतुलित करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8। इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गए और इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गए। देखते हैं इस समीकरण के अंदर, इधर देखते हैं 2 4 जा 8, यानी हाइड्रोजन इधर भी 8 हो गए और यहाँ पर भी उत्पादों के साइड हमने क्या किया है संतुलन किया है, संतुलित किया है। तो जिस साइड पे हम संतुलित करते हैं हम अंकों को उस साइड पर ही लिखते हैं। तो यानी कि 4 2 जा 8, यानी कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 हो गए और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 हो गए। तो हमने ऑक्सीजन को भी संतुलित कर लिया है और हमें हाइड्रोजन को भी संतुलित कर लिया है। अब हमारे पास बचा है आयरन। क्या बचा है आयरन, लास्ट में बचा है आयरन। तो हम क्या करेंगे आयरन की संख्या इधर देखेंगे 1 है और इधर भी देखेंगे तो 3 है। तो अब हमें क्या करेंगे जहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है तो हम इस साइड पे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इधर भी आयरन की संख्या 3 हो जाए और इधर 3 है, ठीक है। तो देखते हैं इधर हमने क्या कर दिया आयरन के आगे 3 लगा दिया, तो ये इधर आयरन भी 3 है, यहाँ भी 3 है। देखते हैं और यहाँ 4 2 जा 8 हाइड्रोजन 8 है, यहाँ हाइड्रोजन 8 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है और इधर भी ऑक्सीजन 4 है। यानी कि हमारी समीकरण संतुलित हो चुकी है, ठीक है। तो यानी कि जो संतुलित समीकरण है अभी तक भी संतुलित नहीं होगी, तब तक इसको हम क्या नहीं कर देंगे भौतिक अवस्था में नहीं लिख देंगे। यहाँ तक तो हमने लिख दिया कि संतुलित हो चुकी है, पर जब तक इसको भौतिक रूप में प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक इसको संतुलित नहीं मान सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसको भौतिक रूप में संतुलित कैसे करते हैं। भौतिक रूप में यह है कि इसके जो अगर हमने अभिक्रियाएं वगैरह ली है वो गैस में है, यानी कि गैस में है तो उस अभिक्रिया के तत्व के आगे हम जी लगाएंगे, या फिर वो लिक्विड में है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे लिक्विड फॉर्म लगाएंगे, या एक्वस लगाएंगे, एक्यू लगाएंगे, या फिर वो सॉलिड में है तो सॉलिड लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम उसको जब दर्शाएंगे तब वो समीकरण एंड में आकर 7वां चरण पूरा होगा, यानी कि वो संतुलित हो जाएगी। जिस तरह से देखो जब ये आयरन था इसको किस में लिया है सॉलिड में, यानी कि एस लगा दिया, ठीक है। ये किस अवस्था में ठोस अवस्था में, इसलिए इसमें क्या लगाया सॉलिड लगाया। आयरन क्या होता है लोहा होता है ना, लोहा क्या होता है सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में होता है, इसलिए इसके आगे हमने क्या लगाया सॉलिड लगा दिया। H2O यहाँ पर भाप से क्रिया करवाई है, यानी गैस से क्रिया करवाई, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है जी लगा दिया है। और ये है Fe3O4, ये क्या है सॉलिड है, यानी कि यहाँ पर हमने S लगा दिया है। और ये हाइड्रोजन तो गैस होती है सबको पता है, तो ये रिएक्शन जंग लगने वाली है। जंग लगता है जब लोहे पे, तो ये पता है कि जब लोहा होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है। बाहर की नमी यानी कि बाहर की जो नमी पानी की नमी होती है वो क्या कर लेती है उस पर जंग लगा देती है, आयरन ऑक्साइड बना देती है।
ठीक है। तो ये आयरन ऑक्साइड जो बनेगा वो भी तो सॉलिड होगा और गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी समीकरण संतुलित होती है। तो हम सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम पहले चरण में क्या करेंगे। हम पहले चरण में करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा तत्व सबसे बड़ा है, यानी कि जो तत्व है वो सबसे बड़ा फॉर्मूला उसका चूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम चूज़ करेंगे ऑक्सीजन की संख्या। किसको देखेंगे, ऑक्सीजन की संख्या को। हम दाएं तरफ और हम बाएं तरफ दोनों तरफ देखेंगे कि ऑक्सीजन की संख्या संतुलित में है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित करेंगे। जब हमने ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित कर लिया तो फिर हम हाइड्रोजन की संख्या पे जाएंगे। जब हम हाइड्रोजन की संख्या पे जाएंगे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या संतुलित है या नहीं है। नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करेंगे। फिर हाइड्रोजन की संख्या संतुलित होने के बाद हम जो भी तत्व बचा है उसकी संख्या को संतुलित करेंगे। जब तक फिर भी हमारी संख्या या हमारी समीकरण संतुलित में नहीं है, जब तक उसकी भौतिक अवस्था के संकेत नहीं लिखे जाते। लास्ट में हम क्या करेंगे, उसकी भौतिक अवस्था के संकेत लिखेंगे। इस प्रकार से हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। धन्यवाद। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।